हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। हम और आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत आज हमारा 8वां टॉपिक है। हम एनसीईआरटी के उन तथ्यों को पूछ रहे हैं जिससे बेस्ड पे एनसीईआरटी पर्यावरण के कुछ प्रश्नों का उच्चारण कराती है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे नियमों का अध्ययन कर रहे हैं जो पर्यावरण में प्रश्न को बनाने में और उसकी क्रियाशीलता को दिखाने में अहम भूमिका निभाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम के बारे में। इसमें एनसीईआरटी 2005 के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बनाए गए हैं। उस महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये शिक्षा में अपनी महत्वता को रखता है। एनसीईआरटी 2005 शिक्षा तथा अधिगम के रचनात्मक, बाल केंद्रित, अधिगम केंद्रित एवं अनुभवात्मक और दर्शनों पर जोर देता है। यानी कि कह सकते हैं हम सिंपल तरीके से कि जो एनसीईआरटी 2005 है वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ नवीनतम तथ्यों की रचना करता है, जिससे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा किस तरीके से सुगमता से, सरलता से और आसानी से इस चीज़ को सीख पा रहा है। ठीक, अगर हम बात करें कि क्रिया की कि इसकी क्रिया विशेषण किस तरीके से काम करता है, ठीक, कि क्रिया आधारित अधिगम है जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो किस तरीके से काम कर रही है, तो मुख्यतः ये 3 चरणों में देखने को मिलती है। पहला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण इसलिए रखा गया है ताकि सभी बच्चों में पर्यावरण की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध हो सके। अर्थात सिंपल सा इसका एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं कि एक बच्चा प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको इसलिए इस ज्ञान को देना आवश्यक है ताकि वो प्रकृति के बारे में जान सके, समझ सके, उसकी क्रियाओं में अपने आप को विलीन कर सके। किसी भी चीज़ पे हम, क्योंकि मनुष्य जो है उसकी जो संतान होती है यानी कि जो बालक होता है वो संवेदनशील होता है, कोरे कागज के समान होता है। बच्चों को अगर उसकी गुणवत्ता बतानी हो, बच्चों को कुछ सिखाना हो, तो हमको प्राथमिक स्तर से ये देखना होता है कि हम किस तरीके से इसके अंदर उस विषय को हम घुसा सकते हैं, अंदर प्रवेश करा सकते हैं ताकि ये विकास की ओर आगे जा सके। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है कि इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को उनके आसपास के परिवेश होता है उसमें घुलने मिलने के कई अवसर प्रदान कराए जाने चाहिए। मुख्यतः जैसे अभी हम लोग बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो आप लोगों के प्रशिक्षण कार्यों में क्षेत्रीय भ्रमण का, गांव के भ्रमण का, इन सभी चीज़ों का बहुत सारा प्रैक्टिकम वर्क होता है ताकि हम ये समझ पाएँ कि किस तरीके से हमको जाके सर्वाइव करना है किसी क्षेत्र में, किसी गाँव में, किसी व्यक्तियों के बीच में, ये सभी सिखाया जाता है। हमारा उद्देश्य खाली शिक्षक बनना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम किस तरीके से अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, उसकी गुणवत्ता किस तरीके से आ सकती है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए निश्चित तौर पे हमको पर्यावरण के उन क्षेत्रों को देखना होता है जिन क्षेत्रों में हम विकास की स्थिति को समझ पाते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि क्रिया आधारित जो अनुभव होते हैं उस पे बच्चों की ज्ञान का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अनुभवकारी व्यक्ति किस तरीके से अपने अनुभव से लोगों को प्रशिक्षित कर सकता है ये समझने की आवश्यकता होती है। हम अगर सिंपल तरीके से बात करें तो हमारे जीवन में 2 शब्द आते हैं, एक ट्रेनिंग शब्द आती है और दूसरा आता है कोचिंग। अगर हम कोच की बात करते हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको शुरू से शुरुआत करना होता है किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। यही ट्रेनिंग की बात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसमें हम ट्रेन करते हैं। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या होती है, निश्चित समय के लिए होती है, जबकि जो कोचिंग होती है वो एक निश्चित समय आधारित होती है जिसमें हम बच्चों को पूरी तरीके से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। ये मिडिल वर्ग होती है यानी कि मध्य होती है, लॉन्ग टर्म में होती है यानी कि थोड़ा सा समय भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम बीएड का सिलेबस बात करें तो अगर कोचिंग के माध्यम से बात करते हैं तो कोचिंग में सारा सिलेबस पढ़ाने की गुणवत्ता दी जाती है, लेकिन उसी बीएड के दौरान अगर हम आपको प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजते हैं तो उसका समय निर्धारित होता है। जैसे कि हम बोले कि आपको 1 माह की टीचिंग लगाई जाती है तो 1 माह निर्धारित है, उस टीचिंग के दौरान आपको सभी क्रियाएं सीखनी होती हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। ये समझने का प्रयास करते हैं कि शैक्षिक क्रिया होती है उसमें किस प्रकार की होनी चाहिए और क्या क्रियाएं इसमें हो सकती हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो समाज सामान्य रूप से ये देखने का प्रयास करेंगे कि जीवन में कुछ ऐसी गुणवत्ताएं होती हैं जो समाज को समझने के लिए, उनकी क्रियाओं को करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, वातावरण अध्ययन के
अधिगम उद्देश्य से स्पष्टता से जुड़ी हुई होती है। मुख्यतः कोई भी चीज़ देखें तो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही कोई काम किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम उद्देश्य को स्पष्टता ही है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जब तक हमको किसी उद्देश्य की स्पष्टता नहीं पता होगी और स्पष्ट रूप से वो उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे निश्चित तौर पे अगर हम कहें कि आज के समय में हम पर्यावरण इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको सीटेट निकालना है, हमको यूपी टेट निकालना है, हमको शिक्षक भर्ती क्लियर करनी है, इसलिए हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्लियर है। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई ना कोई परीक्षा निर्धारित तौर पर हमको निकालनी है। तो बच्चों के लिए वो उद्देश्य हो जाता है, जो बाल केंद्रित होते हैं यानी बालक होते हैं, उनके लिए उद्देश्य ये है कि बच्चों को उन चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान कराना और समाज में उसके अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करना। वास्तविक जीवन पर आधारित बच्चों के लिए सुखद और आनंदमय जीवन को व्यतीत कराना, मतलब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति वास्तविक जीवन में किस तरीके से खुश रह सकता है, इसकी सारी समस्त क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्रियाएं की जाती हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं पूरा होने में अधिक समय ना लगे और लंबी क्रिया के मध्यांतर देखकर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो एक क्रिया होती है, शैक्षिक प्रक्रिया होती है, अगर हम इसको निरंतरता एक लंबी श्रृंखला में चलाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हम ऊब सकते हैं और ऊब जाने के बाद हम किसी क्रिया को पूरी तरीके से ना करेंगे, ऐसी हमारी भूमिकाएं होती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर किसी क्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, उसको कई टर्म में बांट देते हैं, तो वो क्या होगा, हम टर्म के माध्यम से अलग अलग समय के माध्यम से अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर एक ऐसा समय आएगा कि हम पूरी गुणवत्ता को सीख चुके होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बच्चों में रुचि एवं जिज्ञासा जगाए, सार्थकता सूचना को प्रदान करे। अगर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो चाहे पर्यावरण अध्ययन कराने वाला व्यक्ति हो, दोनों के अंदर जिज्ञासा होनी जरूरी है, उत्सुकता होनी जरूरी है, सूचना होनी जरूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें मिसिंग हैं किसी एक चीज़ के बारे में तो निश्चित तौर पर आप पर्यावरण को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें कि हमारे गाँव के बगल में कोई तालाब है, तो हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उस तालाब में किस तरीके के प्राणी रहते हैं, हम खुद जाके मूल्यांकन करें। किसी की बताई गई बातों से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि क्या यह विकास की ओर जा रहा है, क्या यह विकास की ओर नहीं जा रहा है। बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित हो। बच्चे जो भी अनुभव करके आते हैं, हमने भी एक तालाब का उदाहरण लिया, अभी बच्चों से उसके जो अनुभव प्राप्त करके आए हैं, जिन्होंने बच्चों ने देखा है जो तालाब, उनसे पूछा जाए कि आपने क्या देखा है, उनके अनुभव पे बात की जाए, तो बच्चे उसमें क्या होंगे, विकसित होंगे, विकास की ओर जाएंगे, अपनी भूमिका को समझ पाएंगे कि एक अध्यापक हमसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है, जो आपने देखा है वो स्पष्ट करे। निश्चित तौर पर जो एक अच्छा अध्यापक होगा वो बच्चों को कार्य करने का अनुभवशीलता सिखाएगा और कार्य में काम करने की गुणवत्ता को भी बताएगा, किस तरीके से काम आपको करने हैं। सभी बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए। निश्चित तौर पे किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक प्राणी के लिए कोई एकल रूप से किसी को हमको स्पेशल नहीं मानना चाहिए। हमको सभी बच्चों को समान रूप से पर्यावरण शिक्षा हो चाहे अन्य शिक्षा हो, सभी को एक साथ देनी चाहिए। मुख्यतः अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि एक व्यक्ति कोई फाइल बनाने का प्रयास करता है तो हम उसको एकाग्र के रूप में ना बताएं। निश्चित तौर पर अगर सभी व्यक्तियों को फाइल बनानी है तो हम सामूहिक रूप से बताएं, ताकि वो कोई भी क्रिया को आसानी से कर पाए। फिर इसमें दिया गया है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम का आयोजन करना, ये किस प्रकार से होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, ये 4 चरण कौन कौन से होते हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 बात करें कि नियोजन की। अगर हम नियोजन की बात करें, प्लानिंग की बात करें, तो हमको कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं उसमें निश्चित तौर से हमको क्या करना होगा, हमको पहले तो सिंपल तरीके से एक नियम बनाने होंगे। वो नियम किस तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमेशा जो नियम बनाए जाते हैं वो पॉजिटिव बनाए जाते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम जो भी होती है हमारी, यानी कि सीखने की क्षमता जो होती है, क्रियाएं होती हैं, उसकी पहचान किस तरह की जाती है, उचित क्रिया से किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये समझना होता है। मुख्य तौर से अगर हम कहें कि आपने बीएड में प्रवेश लिया है तो बीएड में प्रवेश लेने का उद्देश्य ये है कि आप बीएड परीक्षा पास करके क्या करें, टीचर बन जाएं। लेकिन उसके लिए एक निश्चित सिलेबस है, उस सिलेबस के माध्यम से आप कोई क्रिया करें तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर विभिन्न साधनों की सूची बनाएं और प्रबंध करें, सामग्री समाधान करें
और उसकी समायोजन क्षमता को बढ़ाएं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमको पहले से प्री प्लान कर लेना चाहिए, अर्थात ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए। जब हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो वो काम हमारा समय रहते पूरा हो जाता है और निश्चित तौर पे वो खरा उतरता है। और कोई भी काम अगर निश्चित तौर से प्लान के माध्यम से किया जाता है तो मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है कि समाज में वो क्रियाएं निरंतर चलती रहती है जिसमें हम किसी प्लानिंग को करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम और आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें समय सारणी की बाध्यता होती है कि समय सारणी निश्चित तौर से होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कितने समय में क्या काम करना है, कौन सी क्रियाओं कर रहा है। क्रिया के बाद संक्षिप्त परिचर्चा की योजना होनी चाहिए। इन योजना को किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या क्रियाएं हो रही हैं, इसके बारे में सूचना देनी चाहिए और यह अंदाजा लगाना चाहिए कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या मूल्यांकन की स्थिति में जो बनाए जा रहे चीज़ें हैं उसमें विद्यार्थी की क्या क्रिया होती है और विद्यार्थी किस प्रकार की क्रिया कर पा रहा है, यह भी निश्चित तौर से तय करना होता है। फिर नंबर 2 है क्रिया को संचालित करना। हमने बात की पहले नियोजन, यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, कोई काम करने के लिए हमको पहले से नियोजन या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिया को संचालित करते हैं, किस तरीके से उसे एक्टिव कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो नियम और कानून बनाए हैं, जो भी हमारा ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर हमको कोई क्रिया करनी शुरू करनी चाहिए। बच्चे जो भी क्रिया करना चाहते हैं उससे पहले उनको अवगत करा दिया जाए कि हम इस तरीके की क्रियाएं करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल तरीके से, आप अगर किसी प्रेयर ग्राउंड में हैं तो उस प्रेयर ग्राउंड में बच्चों को पहले तरीके से कमांड देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि विश्राम सावधान, तो बच्चे उस तरीके से तैयार हो जाते हैं कि हमको अब क्या करना है। फिर उसके बाद हम उच्चारण करते हैं, प्रार्थना की स्थिति में आइए। फिर उसके बाद हम कहते हैं राष्ट्रगान की स्थिति में आइए। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आप समाचार सुनाइए, फिर विचार सुनाइए, फिर भाषण दीजिए। इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो क्रिया को संचालित करने के लिए होती हैं, यानी कि बच्चों को पहले तरीके से तैयार हो, बच्चों को पूरी तरीके से कमांड में रखा जाए कि किस तरीके से जो क्रियाएं चल रही हैं, जो हमारी योजना बनी है उसको किस तरीके से क्रियाशीलता में लाना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्य का मूल्यांकन करना। फिर हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, एक अध्यापक होने के नाते अगर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य है वो किस तरीके से पूरा हो रहा है, कि शैक्षिक उद्देश्य पूरा हो भी रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो निश्चित तौर से वो अच्छा होगा, नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से वो खराब होगा। यानी कि हमको खुद समझना होगा कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति किसी कार्य को करने के लिए किस तरीके से हो रही है अथवा नहीं हो रही है। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी क्रिया अगर हम करनी हो तो प्रक्रिया का जो पुनर्विचार किया जाता है। मान लेते हैं कि हमने कोई क्रिया की, उसके लिए योजना बनाई और बच्चों को संचालन करने की प्रक्रिया दी और कार्य का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन में हमने ये पाया कि हमारे कुछ कार्य या कुछ एक्टिविटीज़ हमारी गलत हो रही हैं या कम सही है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रक्रिया का पुनः विचार करेंगे, इससे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। निश्चित तौर पर हम अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग किसी रफ कॉपी में पेंसिल से लिखते हैं और उसमें कोई उच्चारण गलत हो जाता है तो या तो हमारे अध्यापक होते हैं या फिर कोई काउंसलर होता है जो आपके उस वर्ड को मिटाने के बाद सही शब्द का उच्चारण कराता है, सही शब्द लिखना सिखाता है। तो ये होता है पुनर्विचार करना या फिर पुनर्विचार के माध्यम से किसी क्रिया को संपूर्ण रूप से सही करना पुनर्विचार के अंतर्गत आता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी क्रिया आधारित अधिगम का उपागम के क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से इसको हम समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं, तो निश्चित तौर पे वो कई प्रकार के हैं। अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोगात्मक अनुभव या निर्देशन द्वारा स्पष्ट करने की सहायता मिलती है। निश्चित तौर पे ये सत्य है कि हम जो अमूर्त ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अवधारणाएं हमारे अंदर बनती हैं, उसका जो प्रयोगात्मक अनुभव होता है, जो निर्देशन दिया जाता है, वो किस तरीके से स्पष्ट किया जाए, किस सहायता से किया जाए, इसकी क्रियाओं को समझना जरूरी होता है। मनुष्य के जीवन में बहु इंद्रियां होती हैं, बहु केंद्रीय सिस्टम होता है, उसमें मनुष्य अलग अलग तरीके से सीख सकता है और बालक को अलग अलग तरीके से अवसर प्रदान करने का अवसर मिलता है। ठीक, जैसे देखना है, सुनना है, स्वाद लेना है, ये सभी प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ये अधिक समय तक बना रह सकता है। किस प्रकार से बना रह सकता है, जब हम कोई क्रिया निश्चित तौर पे करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें किसी अन्य पॉइंट की तो इसमें देखा जाता है कि विषय वस्तु सीखने के अलावा कई जीवन कौशल भी सिखाए जाते हैं। निश्चित तौर से पर्यावरण के अंतर्गत जीवन कौशलों का महत्व होता है और बिना जीवन कौशल के हम पर्यावरण को आगे ले ही नहीं जा सकते हैं। और निश्चित तौर से हमारा क्या होगा, पर्यावरण से जो ज्ञान अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो अनभिज्ञ होगा, समाज के उपयोगी नहीं होगा, जिसमें हम अपने जीवन को और सामने वाले व्यक्ति के जीवन को जिसको हम पढ़ाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं होगा।
बच्चों के दृष्टिकोण से सीखने पर आधारित ध्यान केंद्र किया जाता है, न कि बड़ों के दृष्टिकोण पर। यानी कि हम जो भी क्रियाएं सीख रहे हैं या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमको सामने वालों को ध्यान में रखना है, जो बच्चा या फिर जो व्यक्ति सीखने का प्रयास कर रहा है, हमको ये ध्यान में रखना है कि बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। क्योंकि हम जितने भी शिक्षा प्राप्त करने वाले केंद्र होते हैं वो बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दिखाते हैं, यानी कि बालक को केंद्र में, बालक के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं समझने का, समझाने का प्रयास कराया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, समस्या का समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में बढ़ावा दिया जाता है और आत्मसम्मान का विकास होता है। मान लेते हैं कि बच्चा कोई काम करके आता है, वो काम अच्छा नहीं करता है, तो निश्चित तौर पे हमको उसके काम की सराहना प्रस्तुत करनी चाहिए और हमको उसको नए प्रकार से अच्छे तरीके से उस समस्या का हल करना बताना चाहिए, ताकि बच्चा प्रोत्साहित हो, काम करने में स्पष्टता हासिल करके आए, ताकि सही तरीके से वो काम कर पाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हाथ से काम करके सीखने पर बल देना चाहिए, यानी कि बच्चों को यह प्रयास कराना चाहिए कि वह स्वयं कोई क्रिया करे और करने के बाद सीखे। निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति खुद करके सीखता है तो अच्छे से अच्छा कर सकता है। यदि किसी दूसरे के द्वारा किया गया कार्य है, उसको हम रटने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से खाली हम रट सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं। फिर गणित इत्यादि के नियमों से बच्चों को परिचित कराना चाहिए, परिस्थितियों से जोड़ना चाहिए और उसके संदर्भ में अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। निश्चित तौर से हम क्या कह सकते हैं, सहायता करनी चाहिए, चाहे वो गणित विषय हो, चाहे वो विज्ञान विषय हो या अन्य विषय हो, इसमें बच्चों की पूरी तरीके से सहायता करनी चाहिए, ताकि बच्चे सुलभता से, सुगमता से किसी चीज़ को सीख सकें। इससे सृजनात्मकता तथा लचीलापन को बढ़ावा मिलता है। हाँ, मुख्यतः ये बात होती है कि अगर कोई क्रिया की जा रही है तो उसमें सृजनात्मकता यानी सीखने की क्षमता बढ़ती है और इसमें लचीलापन भी होता है कि हम क्रिया सिखा रहे हैं तो किसी अन्य तरीकों से, यानी कि एक क्रिया को सिखाने के लिए कई प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाए और सही तरीके से काम किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों का प्रयोग करने का अवसर दे, यानी कि बच्चा अपने हाथ पैर का इंद्रियों का भी प्रयोग करे और अपने मानसिक चीज़ों का भी प्रयोग करे, ताकि बच्चा सही तरीके से, सुगमता से, सरलता से सीख पाए। तो निश्चित आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।